ओके नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। आपका 10.9.2 आ रहा है जिसमें कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट इंजन या कार्नो इंजन कैसे हैं। ठीक है, हम साइलेंट कर देते हैं नॉर्मली। और विद इट्स 4 प्रोसेसेस यूजिंग पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम क्या होती है? जिसमें आपके पास वाई एक्सिस पे प्रेशर होता है और एक्स एक्सिस पे आपके पास वॉल्यूम होता है। फाइन। तो मैं ना पहले बता दूं आपके पास कार्नो इंजन क्या है। आपके पास कार्नो इंजन एक आइडियल इंजन है। ओके और मैंने अभी भी बताया था कि आपके पास सिंपल इंजन में भी कि चेंज इन यू जो था वो 0 था, बिकॉज आपके पास ये क्या होता है, साइक्लिक होता है। इंजन आपके पास क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ओके तो यहाँ पे कार्नो इंजन आपके पास एक आइडियल इंजन है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास पॉसिबल नहीं है। ये आइडियल इंजन है और इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है, बट वो 100% नहीं होती। ये भी याद रख लो। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी आप देखोगे तो मैक्सिमम होगी, जिसका हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, लेकिन वो 100% नहीं होती, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी, चलो वो पॉइंट आपको समझा रही है, बात बताने वाला हूँ, एफिशिएंसी को क्लियर करूंगा। बस ये समझ लो अभी तक कार्नोट इंजन आपके पास क्या है, एक आइडियल इंजन है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है आपके पास। ओके अब आइडियल इंजन से क्या मुराद है? हमने कल 2 प्रोसेसेस पढ़े थे लास्ट में। क्या प्रोसेस थे वो? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हमने पढ़े थे। तो कार्नोट इंजन की साइकिल में आपके पास जितने भी प्रोसेस होंगे वो सारे रिवर्सिबल होंगे। तो an engine in which all processes are reversible and which has maximum efficiency। सो एक ऐसा इंजन जिसमें जितने भी साइक्लिक प्रोसेस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे रिवर्सिबल हो और इसकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम हो, तो उसे हम कहते हैं आइडियल इंजन है। और यही आइडियल इंजन आपके पास क्या है, यही आपके पास आइडियल इंजन जो है वो हमारे पास कार्नोट इंजन है। अब एक बंदे का पता नहीं क्या सर घूम गया था, पता नहीं क्या, उसने ऐसे एक थ्योरेटिकल मॉडल बना दिया इंजन का और उसने अपनी तरफ से ही 4 प्रोसेस बना दिए और देन उसने अपना नाम रख दिया कार्नोट और कहा इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। भाई जब ये आइडियल इंजन है, असली लाइफ में नहीं है, तो इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो हमारे किस काम की। लेकिन इसके आइडियल इंजन से हमने जो इंजन ड्राइव किए हैं, जो इंजन हमने बनाए हैं, वो हमें ना इस आइडियल इंजन को यूज करते हुए बनाए हैं। जो हम हीट इंजन आप इसके वक्त में यूज कर रहे होते हैं वो काइंड ऑफ इसकी है ना, इसको देखते हुए बनाए गए हैं। और हम अपने हीट इंजन की जो प्रैक्टिकल हैं उनकी एफिशिएंसी हम मैक्सिमम करते जा रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को हम बढ़ा रहे हैं बाय कीपिंग पिक्चर ऑफ दिस इंजन इन आवर माइंड। ओके लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास जो सिंपल या प्रैक्टिकल लाइफ में जो हीट इंजन देखेंगे, उन हीट इंजन की एफिशिएंसी वुड बी लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ दिस कार्नोट इंजन। फाइन। ऐसा क्यों होता है आगे पढ़ेंगे। कार्नोट थ्योरम जो कि एसएलओ का पार्ट तो आगे नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट है, उससे एमसीक्यूज आ जाते हैं तो हम पढ़ेंगे। तो आइडियल इंजन क्या होता है पता चल गया? हाँ, उसी आइडियल इंजन को हम कह रहे हैं कार्नोट इंजन। अब हम कर रहे हैं आगे। इसकी हमें ना पीवी डायग्राम बनानी है, लेकिन पीवी डायग्राम बनाएंगे उससे पहले हमें ना जरा देख लेते हैं कि आपके पास प्रोसेस कौन से हो रहे होते हैं। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ सपोज करते ये मेरा इंजन है। हाँ ये पिस्टन है। ओके इसके अंदर जो फ्लूइड है वो मेरे पास वर्किंग सब्सटेंस है। अब इस इंजन में क्या है ये देख लो, इसकी जो है सराउंड वॉल्स है ना इस इंजन की, वो क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है। ओके उसका नाम भी परफेक्टली इंसुलेटेड ही कहा जाता है। ओके तो इन वॉल्स को जिनको मैंने इस तरह से बनाया हुआ है वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड इंसुलेटर। हाँ नॉन कंडक्टर। और नॉन कंडक्टिंग, यहाँ से हीट अंदर नहीं जा सकती, से ना ही अंदर से बाहर जा सकती है। आइसोलेटेड नहीं कह रहा मैं, इंसुलेटेड कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इसकी सिर्फ वॉल्स हैं,
और इसके जो पिस्टन का जो नीचे वाला बॉटम हिस्सा है वो भी आपके पास इंसुलेटेड है। वॉल्स प्लस पिस्टन का बॉटम वाला हिस्सा है या पिस्टन वो क्या है, इंसुलेटेड है, परफेक्टली इंसुलेटेड, यानी कि आपके पास हीट अंदर या बाहर नहीं जा सकती इन एरिया से। तो एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ। सब लेकिन आपके पास जो ये इसका बॉटम है, इस क्या कहते हैं इंजन का जो बॉटम है वो आपके पास कंडक्टिंग है। ओके, तो वॉल्स प्लस ये पिस्टन, ये तीनों की तीनों क्या है, इंसुलेटेड, पर इसका जो बॉटम है फ्लोर जो है वो क्या है, कंडक्टिंग है। फाइन। इसके अलावा दो और चीजें हमारे पास केल्विन प्लान क्या कह रहे थे, आपके पास क्या होने चाहिए, दो रिजर्वायर। तो हम यहाँ पे बना देते हैं HTR, जिसको मैं कह रहा हूँ क्या है मेरा T1, दूसरा मैं बना रहा हूँ ये क्या है मेरा T2। अब यहाँ पे लाजमी है कि T1 क्या होगा, सही है, T2 ग्रेटर देन T1 होगा और फिर T1 ग्रेटर देन T2 होगा। थर्ड चीज जो मैंने बना दी वो देखो, अच्छा ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ इससे क्या मतलब है, इंसुलेटिंग। तो मैं ना एक स्टैंड बना रहा हूँ, एक चीज है जिसका नाम स्टैंड है, जो है ना पूरा क्या है, इंसुलेटेड। अब हम करेंगे कार्नोट इंजन को स्टडी, अगर ये चार चीजें हमारे पास नहीं। ओके, तो फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, इसको मैं जरा ऊपर करके बना दूँ तो अच्छा रहेगा। ये आपके पास स्टैंड है, फाइन। तो फर्स्ट आप क्या कर रहे हैं, इसको उठाते हैं, साथ में एक और चीज यहाँ पे मैं ना थोड़े से छोटे से वेट रख देता हूँ। वेट यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन हो, मैंने कुछ वजन की चीजें यहाँ पे इसके ऊपर रख दी, सही है। अब देखो मैं ना पहले इसको क्या कर रहा हूँ कि HTR ले रहा हूँ, ये T1, उसके ऊपर इस पिस्टन को रख देता हूँ, पिस्टन को कह रहा हूँ, पूरे सेटअप को रख देता हूँ। अब आप मुझे बताओगे फर्स्ट या सेकंड लॉ को यूज करते हुए कि अगर आपके पास ये तीनों एरियाज क्या है, इंसुलेटिंग है, इसके अंदर आपके पास क्या है, फ्लूइड है, सही है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से अंदर हीट जाएगी या नहीं, जाएगी, तो हीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे आपके पास नीचे से हीट फ्लो करके अंदर जा रही है, फाइन। और साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे जो वेट रखे हुए थे ना, वैसे ये वेट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो समझाने के लिए होता है, मैं वेट ना रखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, असली इंजन में ये वेट वाला सिस्टम नहीं होता, बस एक्सप्लेन करके उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आता, चाहे यहाँ पे चाहे ऑनलाइन वाले, उनके लिए हम ये वेट वाला सिस्टम या थोड़ा कॉन्सेप्ट करके समझा रहे होते हैं। असल में कोई वेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, असली इंजन में ये वेट वगैरह कुछ नहीं होता। तो हम कहते हैं क्या, सपोज करते हैं हमने ना इस वेट को आहिस्ते 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 स्लोली वेट्स को हटाया, तो हमने क्या किया, स्लोली रिमूव किया वेट्स को। अब दूसरी चीज मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले, यहाँ पे आपके पास चार प्रोसेस होंगे साइकिल में, ओके, दो होंगे आपके पास थर्मो क्या कहते हैं आइसोथर्मल, दो होंगे आपके पास एडियाबेटिक। अब मैंने यहाँ पे एक हिंट दे दी है जो कि आपको बता रही, एक नहीं दो हिंट दे दी है मैंने आपको, जो कि आपको यहाँ पे बता रही है कि आपका जो प्रोसेस है वो कौन सा होगा। यहाँ पे मैंने दो हिंट दी हैं जो कि आपको बता रही हैं कि आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक है। ये वाला तो एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। हाँ, Somebody- तीनों साइड से स्किप नहीं कर सकती हीट, और नीचे भी नहीं आ सकती वापसी, क्योंकि वो तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है ना, तो हीट अच्छा नीचे नहीं आ सकती, अंदर जा सकती है, हाँ, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, हाँ, Q इक्वल टू 0 है, Q इक्वल टू 0 है, नहीं तो एडियाबेटिक तो नहीं है। मतलब क्या है आइसोथर्मल, साथ में मैंने यहाँ पे ये वर्ड भी लिखा हुआ है स्लोली,
स्लोली। आपका आइसोथर्मल प्रोसेस जो था वो स्लो था, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था, रैपिड प्रोसेस था, फास्ट था। साथ में दूसरी एंट्री ये थी कि यहाँ पे HTR से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट फ्लो करके अंदर जा रही है, यानी कि हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, यानी कि Q आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब यहाँ का पहला जो प्रोसेस है ये क्या है, आइसोथर्मल। फाइन। अब सुनो, एक तो मैं इसे हीट दे रहा हूं, ओके, साथ में इसका वेट रिमूव कर रहा हूं। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्सपेंशन होगी या कंप्रेशन? मैं हीट दे भी रहा हूं और मैं वेट को रिमूव भी कर रहा हूं स्लोली। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगी या कंप्रेशन, दोनों में से एक चीज होगी। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगी। आप क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो हीट अंदर जा रही है और मैंने यहाँ पे एक चीज बता दी कि आपके पास क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें कल पढ़ा था कि आपके पास जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या हो जाता है, Q इक्वल टू W हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, बिकॉज आपके पास टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट तो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आपके पास 0 है तो Q इक्वल टू W हो जाएगा। फाइन। और ये W क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे Q भी पॉजिटिव है। तो जब हम हीट देंगे सिस्टम को, ओके, अब मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, ये वेट वाला सिस्टम समझाने के लिए था और इजी करने के लिए मैं यहाँ पे हेल्प ले रहा हूँ उन इक्वेशंस की जो कि 4 हमने पढ़ी थी प्रोसेस के थ्रू। तो मैं हीट दे रहा हूँ तो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो हमारे लेवल पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंशन होती है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर स्लोली में वेट्स को रिमूव कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर वेट वाला कॉन्सेप्ट अगर ना नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं इसे यूज ना करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिल मैं कह रहा हूँ, इसलिए यूज कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे जो नहीं समझते उनके लिए ये यूज करते हैं वेट वाला सिस्टम, असल में कुछ भी नहीं होता। तो जब हम स्लोली वेट्स को रिमूव कर रहे होते हैं, वेट्स वाला सिस्टम यहाँ पे इसलिए यूज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे होते हैं, हम क्या ना वेट्स को स्लोली रिमूव कर रहे हैं, इसलिए आपका सिस्टम क्या है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल है तो आपके पास Q क्या होगा, इक्वल टू वर्क डन होगा, यानी कि आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं आएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0 होगा। टेम्परेचर आपका जो है वो कांस्टेंट होगा, तो आपके पास यहाँ पे होगी एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन होके कुछ यहाँ पे सपोज करते पहुंच गया, फाइन। और अभी भी किस पे है, इसे हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर पे HTR पे है, और ये अगेन इंसुलेटेड है, फाइन। एक्सपेंशन हुई, ओके। तो ये पॉइंट आप याद रखना, मैं आगे पूछूंगा ग्राफ बनाते हुए। तो पहले प्रोसेस में आपके पास क्या हो रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, किधर है, फाइन। अब मैं आगे मूव करूं, चलो मैं नीचे ही कर देता हूं उसकी। सेकंड प्रोसेस में ये कर रहा हूं कि मैं इसी सेटअप को उठा के स्टैंड के ऊपर रख रहा हूँ, इसी सेटअप को उठा के स्टैंड के ऊपर रख रहा हूँ। तो मेरे पास ये स्टैंड है जो कि क्या है, परफेक्टली इंसुलेटिंग, और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ये पूरा सेटअप रख दिया जो कि अभी क्या है, यहाँ से उठा के रखा, मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से उठा के, मतलब जो ये एक्सपेंड हुआ था इसके एक्सपेंड होने के बाद मैंने यहाँ पे रखा है, ओके। तो ये आपके पास एक्सपेंड जो हुआ था वही एक्सपेंडेड है, फाइन। और ये मैंने इसको स्टैंड उल्टा ऐसे दिया, स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब बताओ स्टैंड आपका क्या है, इसकी वॉल्स इंसुलेटेड है, ओके। इसका बॉटम कंडक्टिंग था, लेकिन बॉटम किसके ऊपर रखा हुआ है, स्टैंड के ऊपर। तो ये अब ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, लॉक हो गया है, कहीं से हीट अंदर नहीं जा सकती, कहीं से हीट बाहर नहीं आ सकती,
तो हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है? एडियाबैटिक। 0। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। ओके, अब दूसरी चीज, इसके ऊपर वेट अभी भी रखा हुआ है, हमने थोड़ा वेट रिमूव किया था यहाँ से। ओके, सारा नहीं किया था, थोड़ा वेट रिमूव किया था, वो वेट यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं समझाने के लिए अगेन कि हम ना वेट को क्या कर रहे हैं, रैपिडली उठा रहे हैं, रैपिडली इस वेट को रिमूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रैपिडली रिमूव करो वेट को। फाइन, जब आप रैपिडली रिमूव करोगे वेट्स को तो आपके पास क्या होगी? अगेन एक्सपेंशन होगी ना, बिकॉज यहाँ से ऊपर से क्या हो रहा है, वजन कम हो रहा है, तो आपके पास ये क्या करेगा, सिस्टम वर्क करेगा, एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन होगी तो आपके पास मतलब कंपेयर टू दिस लेवल वो थोड़ा ऊपर चला गया है, सही है। और यहाँ पे समझो, अब समझो ना वेट जो बिल्कुल कम हो गई, और ये अभी भी क्या है, स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, और इसकी बाउंड्रीज या इसकी वॉल स्टैंड की क्या है, पूरा इंसुलेटेड है, और इसकी दीवार भी इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड है, और ये भी इंसुलेटेड है। फाइन, यहाँ पे जब आपने रैपिडली वेट्स को रिमूव किया, वापस एक्सपेंशन दी, तो ऐसे में क्या कहूँगा, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो स्टार्टिंग के दो प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, फिर एडियाबैटिक। पहला आइसोथर्मल है, दूसरा एडियाबैटिक है। पहले में भी एक्सपेंशन हो रही है, दूसरे में भी एक्सपेंशन हो रही है। ओके, तो ये दो प्रोसेस आप ध्यान में रखना है। जब हम पीवी डायग्राम बनाएंगे जो कि आपके एसएलओ की डिमांड है, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं है, एसएलओ की डिमांड है पीवी डायग्राम से समझाओ, लेकिन मैं ये समझा दूंगा आगे पीवी डायग्राम बनाना आपके लिए खुद के मतलब बच्चों का खेल हो जाएगा, तो आप ही बनाओगे, मैं आपकी गाइडेंस पे बनाऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर है द प्रोसेस। हर प्रोसेस देखो, मैंने पहले क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे रखा, ओके, साथ में स्लोली वेट्स को रिमूव किया, तो आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई। देन मैंने इससे उठा के उस एक्सपेंशन होने के बाद यहाँ से उठाया और यहाँ पे रखा, ओके, स्टैंड पे रखा, तो मेरे पास हीट ट्रांसफर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि एडियाबैटिक होगा जो भी प्रोसेस होगा। साथ में मैंने रैपिडली वेट्स को रिमूव कर दिया, तो मेरे पास अगेन एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। अब मैं वापस क्या कर रहा हूँ, इस स्टैंड से उठा के इसको, इस स्टैंड से उठा के एलटीआर पे रखूंगा, तो मैं रखूंगा एलटीआर पे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब एलटीआर से क्या मुराद है कि एलटीआर मतलब लो टेम्परेचर, यानी कि इस फ्लूइड का जो टेम्परेचर है, इस गैस का वर्किंग सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो एलटीआर से ज़्यादा है, सही है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अभी आपके पास ये क्या फुली एक्सपेंड हो चुका है ना, और इसकी ये तीनों बाउंड्रीज क्या हैं, इंसुलेटेड। एलटीआर है तो देखो मैंने क्या कहा, टेम्परेचर जो अंदर का है वो ग्रेटर देन एलटीआर से ही, फाइन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि हीट मेरी जो है ना वो जाएगी फ्रॉम दिस फ्लूइड टू एलटीआर, फाइन। तो मेरे पास ये हीट क्या है, नेगेटिव है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेट्स जो है ना, स्लोली वेट्स यहाँ पे इसके ऊपर रखूंगा, तो स्लोली पुट वेट्स ऑन द पिस्टन, ओके, यहाँ पे सिंपली स्लोली पुट वेट्स। अब मैं आहिस्ते आहिस्ते इसके ऊपर वेट रखूंगा। अगेन ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस मतलब क्या आ रहा है आपके पास, आइसोथर्मल। दो चीजें आपको यहाँ पे बता रही है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है। एक तो ये कि आपको यहाँ पे दो प्रोसेस होने, यहाँ तो आइसोथर्मल होगा, यहाँ तो एडियाबैटिक होगा। तो पहली चीज यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। अगर एडियाबैटिक नहीं है तो वो इन्वर्सली क्या हो गया,
आइसोथर्मल, एक तो ये चीज होगी। दूसरा हम यहाँ पे कह रहे हैं स्लोली प्रोसेस हो रहा है, वेट्स को हम स्लोली पुट कर रहे हैं। ओके, वेट्स का कॉन्सेप्ट यही बताने के लिए स्लो प्रोसेस है या तेज है, तो यहाँ पे स्लोली वेट्स को पुट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, ये प्रोसेस आइसोथर्मल। फाइन। अब देखो, हमने देखा था आपके पास Q इक्वल टू W था, सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस का Q है, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस का Q है बिकॉज आपके पास Q क्या हो रहा है, निकल रहा है सिस्टम से, रिलीज हो रहा है सिस्टम से। और हमने कन्वेंशन पढ़ी थी, साइन कन्वेंशन में, कि व्हेनेवर हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, तो आपका Q क्या होगा, नेगेटिव। तो आपका अगर Q नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस ऑन बोथ साइड पे, तो यहाँ पे आपका जब माइनस का Q होगा तब आपके पास वर्क डन बाय द सिस्टम होगा या ऑन द सिस्टम होगा। माइनस का W क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव वर्क डन, मतलब बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। नेगेटिव वर्क डन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे माइनस का Q है तो वर्क डन भी आपका माइनस का होगा, तो माइनस का वर्क डन यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ऑन द सिस्टम वर्क डन होगा तो आपके पास क्या होगी, एक्सपेंशन होगी या कंप्रेशन, कंप्रेशन होगी। तो ये देखो, अभी इस लेवल पे इसे मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ, कंप्रेशन होगी और मैंने इसके ऊपर वेट्स रख दिए हैं स्लोली। फाइन। और ये अभी भी क्या है, LTR के ऊपर है, इसकी बाउंड्रीज अभी भी क्या है, इंसुलेटेड है, लेकिन इसका जो सरफेस या फ्लोर है वो कंडक्टिंग है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है। सादुल्लाह फोकस। फाइन, तीन प्रोसेस हो गए। फोर्थ प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन देख ली। अब हम क्या करते हैं, इस LTR से उठाते हैं, वापस इसको रख देते हैं स्टैंड के ऊपर, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से उठा के मैं रख रहा हूँ इसको स्टैंड के ऊपर, और स्टैंड आपका परफेक्टली इंसुलेटिंग है, यानी कि इसमें कोई भी चीज अंदर या बाहर नहीं जा सकती। और आपकी पिस्टन की तीनों दीवारें यानी कि पिस्टन और ये सेटअप का जो दीवारें दोनों, वो भी आपके पास क्या है, इंसुलेटिंग है। तो यानी कि आपके पास कोई भी चीज अंदर या कोई भी हीट अंदर या बाहर नहीं जा सकती। फाइन। तो यहाँ पे आपके पास Q क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आपके पास Q ट्रांसफर हो रहा था जो कि माइनस Q के बराबर था। फाइन। Q इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस होने वाला है। फाइन। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रैपिडली पुट करो वेट्स को। थोड़े वेट हमने यहाँ तक पुट किए थे, अब आगे वेट पुट करेंगे वो भी रैपिडली। रैपिडली यानी कि तेजी से यानी कि एडियाबैटिक। ओके, तो अब मैं जब रैपिडली पुट करूंगा वेट्स को, तो आपके पास यहाँ पे अगेन क्या होगी, कंप्रेशन। वो अभी भी आपके पास स्टैंड के ऊपर है। तो यहाँ पे आपने देखो प्रोसेस चालू हो गए कंप्लीट। यहाँ पे आपने देखा कि जब हम HTR पे रख रहे थे तो आपके पास क्या हो रही थी, एक्सपेंशन हो रही थी। और आपके पास HTR पे रखने पे प्रोसेस कौन सा हो रहा था, आइसोथर्मल। तो HTR पे जब आपने रखा तब आपके पास एक्सपेंशन हुई और प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल। और जब आपने स्टैंड के ऊपर इस सेटअप को रखा तब आपके पास प्रोसेस क्या था, एडियाबैटिक। ओके, और वो सेकंड प्रोसेस था, तब आपके पास सेकंड में क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रही थी। तो स्टार्टिंग में आपने इसको उठा के रखा HTR के ऊपर। HTR के ऊपर रखने पे आपके पास हमेशा यही होगा कि एक्सपेंशन होगी, आइसोथर्मल। ओके, बिकॉज हम HTR पे रख रहे हैं तो आपके पास हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर होगा तो आपके पास आइसोथर्मल
एक्सपेंशन होगी। दूसरे प्रोसेस में हमने ये किया कि हमने स्टैंड के ऊपर रख दिया। स्टैंड के ऊपर रखने पे आपके पास हीट ट्रांसफर क्या हो गई, जीरो हो गई। हीट ट्रांसफर इक्वल टू जीरो, ये नहीं कि आपके पास प्रोसेस था एडियाबैटिक। तो मतलब जब भी मैं स्टैंड के ऊपर इस सेटअप को रखूंगा तब मेरे पास प्रोसेस होगा एडियाबैटिक, और जब भी मैं इस सेटअप को यहाँ तो HTR यहाँ तो LTR पे रखूंगा तब मेरा प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। तो ये तो पता चल गया कब आइसोथर्मल होगा कब एडियाबैटिक हो गया। अब पहले वाले दो जब हमने पढ़े थे जिनमें हम वेट्स को रिमूव कर रहे थे तब आपके पास क्या था प्रोसेस, एक्सपेंशन हो रही थी। या तो दो में हम वेट्स को रिमूव कर रहे थे, एक्सपेंशन हो रही थी, इस तरह से समझो। या तो जिन दो में हमें ना क्या कर रहे थे कि हम हीट को क्या कहते हैं, इसको सेटअप को HTR पे रख रहे थे। पहले में हमने HTR पे रखा, एक्सपेंशन हुई। दूसरे में हमने स्टैंड पे रखा, हीट ट्रांसफर इक्वल टू जीरो हो गई। ओके, लेकिन हमें कंप्रेशन क्या कहते हैं, एक्सपेंशन करवानी थी, तो सेकंड में आपके पास एक्सपेंशन हुई। थर्ड में हमने इसको यहाँ पे रख दिया जो कि यहाँ पे देखा हुआ है हमने। तो यहाँ पे LTR पे रखने पे आपके पास हीट रिलीज हो रही थी, हीट रिलीज हुई जिसके बाद वजह से आपके पास वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग हुआ। और जब भी आपके पास वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग होता है तब आपके पास एक्सपेंशन होती है 8 आवर लेवल। फाइन, डिले हो जाए। ओके, सो आपके पास जब भी आप LTR पे रखोगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग होगा। फाइन, और ऐसी सिचुएशन आपके पास कंप्रेशन होती है। उसके बाद आप इसको LTR से उठा के स्टैंड पे वापस रखोगे जो कि आपके पास फोर्थ प्रोसेस आ गया जो कि एडियाबैटिक होगा। और यहाँ पे हमने रैपिडली वेट्स को पुट किया जिसकी वजह से आपके पास कंप्रेशन होगी। तो यहाँ पे आपके पास थर्ड एंड फोर्थ प्रोसेस जो थे वो क्या है, कंप्रेशन वाले प्रोसेस है। फाइन, चारों प्रोसेस क्लियर है यहाँ पे। अब मैं डायग्राम बनवाऊंगा आप लोगों से, पीवी डायग्राम। तो मुझे पहले बताओ, पहले प्रोसेस में हमने देखा क्या हो रहा था, एक्सपेंशन। कौन सी, मुझे पूरा बताओ, प्रोसेस भी बताओ क्या था और क्या हो रहा था। पहले में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड में एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड में आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ में एडियाबैटिक। बस पहले दो प्रोसेस में आपके पास क्या हो रहा था, एक्सपेंशन, एंड लास्ट के दो प्रोसेस में हो रहा है कंप्रेशन। तो यही चीज आप यहाँ पे देखोगे जब मैं आपको पीवी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। इस पूरे को रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहा था कि ना आपके पास साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U इक्वल टू 0 होता है। तो मैं यहाँ पे ये भी प्रूव करने जा रहा हूँ कि आपके हीट इंजन में साइक्लिक प्रोसेस होता है। वाई एक्सिस पे हमेशा प्रेशर होता है, एक्स एक्सिस पे आपके पास वॉल्यूम रखा जाता है। मैं कहता हूँ सपोज करते हैं मेरा इनिशियल पॉइंट ये है। फाइन, तो पहला प्रोसेस क्या था हमारे पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे मेरे पास प्रेशर क्या है, मैं कहता हूँ प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 1 है, टेम्परेचर 1 है। सही है, तो मैं इसके पॉइंट्स बना देता हूँ। इस पॉइंट पे आपका प्रेशर 1 है और इस पॉइंट पे आपका वॉल्यूम 1 है। आगे बढ़ते हैं, आपने क्या कहा, आइसोथर्मल प्रोसेस है और एक्सपेंशन हो रही है। तो हमने कल देखा था कि आपके पास एक आइसोथर्मल कर्व होता है, एक आइसोथर्म होता है, एक एडियाबैट होता है। तो मुझे बताओ इनमें ऊपर वाला आइसोथर्म है या नीचे वाला आइसोथर्म है? ऊपर वाला आइसोथर्म है, नीचे वाला एडियाबैट है। बिकॉज एडियाबैट का कर्व क्या होता है, ज्यादा होता है। फाइन, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा आइसोथर्म जो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ बड़ा बन गया, जो कुछ इस तरह से बनेगा। फाइन, अब इस पॉइंट पे आपका प्रेशर 1 होगा, 2 होगा, प्रेशर 2, वॉल्यूम 2, टेम्परेचर 2। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर 2 हो जाएगा, तो टेम्परेचर 1 ही रहेगा। तुम लोगों को फ्लो में लेके जा रहा हूँ, तुम फ्लो में बहते जा रहे हो, टेम्परेचर 1 ही रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर सेम रहेगा। ओके, कंफ्यूजन है क्या? वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम तो चेंज हुआ है, प्रेशर भी चेंज हुआ है, प्रेशर 2 है, एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम भी 2 हुआ है, चेंज हुआ है।
लेकिन टेम्परेचर आपका सेम रहता है, बिकॉज आपके पास क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, सो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहा, सेम। तो यहाँ पे मैं इसकी भी क्या कहता हूँ, डायग्राम में पॉइंट कर देता हूँ। ये आपका प्रेशर 2 है और ये आपका वॉल्यूम 2 है। फाइन। अब सेकंड में आपके पास क्या हो रहा था, आपने उस सिस्टम को उठा के किस पे रखा, अभी हमने ये देखा जब स्टेन पे रखा और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई, सही है। ये आपके पास फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई। सेकंड में आपने क्या किया था, उसको उठा के, जो सिस्टम आपने बनाया था सेटअप, उसको उठा के स्टेन पे रखा था। स्टेन पे रखने के बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई थी या एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन हुई थी। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से उठा के नीचे लेके आता हूँ। ओके, या इसको और नीचे लेके जाऊँ कर्व अच्छा बनाने के लिए। ड्राइंग अच्छा नहीं है यार, चलो मैं इस पॉइंट पे लेके आता हूँ इसे। अब मुझे यहाँ पे बताओ प्रेशर क्या होगा, P3 B3 बिकॉज एक्सपेंशन हुई है, और T1 रहेगा या 2 होगा, हाँ 1 ही रहेगा, 2 दिन हो ना, 2 होगा बिकॉज ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये आपका सेकंड प्रोसेस, ये 1 2 लिख रहा हूँ। फर्स्ट प्रोसेस जो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, सेकंड में एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब थर्ड प्रोसेस आपका क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन। यानी कि अब हमारी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड, लेफ्ट साइड में होगी, सही है। तो मैं यहाँ तक लेके आता हूँ। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन सॉरी कंप्रेशन है, तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर क्या होगा, P3 या 4, 3 हो गया ना, हो जाएगा P4, वॉल्यूम और टेम्परेचर 3 2 दिमाग को खोलो, दिमाग की बत्ती जलाओ। थर्ड प्रोसेस क्या था, थर्ड प्रोसेस क्या था, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर 2 का 2 ही रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट। एडियाबैटिक में सेम रहता है, हां एडियाबैटिक में टेम्परेचर सेम रहता है, एडियाबैटिक में टेम्परेचर सेम नहीं रहता, बल्कि हीट ट्रांसफर इक्वल टू 0 रहता है। टेम्परेचर तो सेम ही बना नहीं, कल ही ये चीज क्लियर की थी। यहाँ पे पहुंच गए। अब क्या होगा, लास्ट प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस क्या था, सेम पॉइंट है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। हमें पता है ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो मैं सेम इस पॉइंट पे लेके जाऊंगा ऐसे। यार कर्व थोड़ा मोटा बन रहा है, यहाँ पे लेके आते हैं इस कर्व को, सही है। और यहाँ से ये वापस इस पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ पे प्रेशर बनता, वॉल्यूम बने और टेम्परेचर आपका बने। यहाँ पे मुझे बताओ, दो चीजें मैं लिख रहा हूँ, T1 ग्रेटर देन T2 होगा या T2 ग्रेटर देन T1 होगा, क्या सही है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों में से सही कौन सा है, T1 ग्रेटर देन T2 है या T2 ग्रेटर देन 1 है। ए सही है, ए फाइन, ये सही है, ए अकॉर्डिंग टू यू, क्यों। यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट, बिकॉज फर्स्ट प्रोसेस था आइसोथर्मल था। सेकंड में आपके पास हीट ट्रांसफर इक्वल टू 0 था, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस क्या था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन थी। ओके, तो देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अगर देखा जाए, Q इक्वल टू चेंज इन U प्लस W होता है, फाइन। Q आपके पास क्या है, Q क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पे Q क्या है, 0, तो 0 इक्वल टू चेंज इन U प्लस W हो गया, फाइन। और यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव है, तो यानी कि आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, फाइन।
नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। तो इंटरनल एनर्जी जब डिक्रीज होगी तब आपका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो T1 से ड्रॉप हो गया T2 तक हो गया, तब आपका कह रहे हैं कि आपके पास टेम्परेचर 1 जो है वो ग्रेटर देन टेम्परेचर 2 है। सही है। तो इसका अगर एमसीक्यू आ सकता है तो रख लो इस चीज को ध्यान में। ये आपके 4 प्रोसेस थे, पीवी डायग्राम के थ्रू पूरी की पूरी हमने यहाँ पे डिस्कस की कार्नोट इंजन को। अब एफिशिएंसी को ना देखने जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बात पूछे। कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो ताकि मैं पूछूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मसला नहीं है, पूछो किधर करोगे? वीडियो ऑन करता है। और यहाँ पे आपके पास जो है ना ये कार्नोट इंजन का पीवी डायग्राम पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका कार्नोट इंजन का जो एसएलओ है वो होता है कंप्लीट। अब एफिशिएंसी को देखेंगे हम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, जो कि आपका एसएलओ नंबर है 10.9.3, जिसमें कह रहा है ड्राइव कर फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन और उसे यूज करके वाइड प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, तो वाइड प्रॉब्लम का तो खेल देखें, टाइम लगेगा तो सॉल्व करेंगे। लेकिन मुझे बताओ सिंपल हीट इंजन जो कि हमने देखा प्रैक्टिकल हीट इंजन, तो इसकी एफिशिएंसी मैंने आपको ड्राइव करवाई थी, वो क्या थी? आउटपुट 1 माइनस एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। ये तो किसी की भी एफिशिएंसी फाइंड करो आपके पास यही होती है। और फाइनली हमारा रिजल्ट आया था 1 माइनस Q2 ओवर Q1 बाय 100। तो आप अगर चाहो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आप चाहो, आपके पास जो डेटा में अगर Q2 Q1 गिवन है तो आप इसी फॉर्मूला को यूज कर लो फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ओके, हां क्या कह रहे हो? ओके ना, अगर आपके पास डेटा इन द फॉर्म ऑफ Q2 और Q1 गिवन है तो आप इसी फॉर्मूला को यूज कर लो। लेकिन एक स्पेशल केस है, हम जानते हैं आपका कार्नोट इंजन क्या है, प्रैक्टिकल या आइडियल? आइडियल है। तो ओनली फॉर कार्नोट इंजन हमें ना ये प्रूव कर सकते हैं कि Q इक्वल टू T होता है। ओनली फॉर कार्नोट इंजन में ये प्रूव मैं नहीं कर करूंगा यहाँ पे, लेकिन ये कर सकता हूँ। Q इक्वल टू T है, ये प्रूव कर सकता हूँ। और उसके पीछे बहुत ज्यादा लंबी डेरिवेशंस हैं, वो पूरी की पूरी बंदा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आप लोगों को शायद ही समझ में आए अगर मैं समझाऊंगा, बिकॉज वो मुझे इतने अच्छे से क्लियर नहीं है। और उसमें जो लॉज या उसमें जो कुछ ऐसी मतलब इक्वेशंस बीच में से यूज होंगी या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन यूज होनी है जो कि हमें इस लेवल पे नहीं पता। लेकिन मैं जब फिजिक्स वाले को देख रहा था, अलग सर को, उसने अलग सर जो भी है, उसने Q इक्वल टू T को प्रूव किया था फॉर कार्नोट इंजन। ओके, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है, मैं नहीं रिकमेंड कर रहा कि जाके वो वीडियो देखो अभी, बिकॉज हमारे यहाँ पे ना काम की नहीं है ये चीज, लेकिन हम ये प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो फॉर कार्नोट इंजन हमारे पास Q इक्वल टू T है। ओके, और उसके आगे जब हमें ना रेफ्रिजरेटर को पढ़ेंगे तब भी हम Q इक्वल टू T रखेंगे फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर या उसका क्या कहते हैं परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मैं अगर T लगा दूं Q की जगह पे तो मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस T2 ओवर T1। और जनरली आपका ये दूसरा फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन यूज होता है। ओके, यहाँ पे आपका एसएल नंबर 10.9.2 भी होता है खत्म। लेकिन मुझे ये बताओ, मुझे सवाल है एक कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड किस चीज पे करती है? टेम्परेचर। चलो सही हो, लेकिन टेम्परेचर क्या? टेम्परेचर 2 पे या टेम्परेचर 1 पे? 1। अगर मैं कहता हूँ टेम्परेचर 1 मेरा जो है वो 10 है और टेम्परेचर 2 मेरा 8 है, और मैं दूसरा में कह रहा हूँ कि मेरा टेम्परेचर 1 में इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, मैं इसे 14 कर देता हूँ। ओके, लेकिन आप लोगों ने कहा टेम्परेचर 1 पे डिपेंड करता है, तो मैं टेम्परेचर 2 को डिक्रीज करूं या इंक्रीज करूं कोई फर्क नहीं पड़ता।
अकॉर्डिंग टू यू आप लोगों ने कहा कि हमारे पास टेम्परेचर 1 पे सिर्फ डिपेंड करता है, तो अगर मैं टेम्परेचर 1 को भी इंक्रीज करता हूँ और टेम्परेचर 2 को भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो फर्क यहाँ पे 10 - 2 करो, 8 करो 2 आ रहा है, 14 - 12 करो 2 आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 इन दोनों पे डिपेंड करता है आपका एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। या और सिंपल टर्म्स में कहूँ तो मेरे पास आपका जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है डेल्टा टी यानी कि T2 - T1 पे। सॉरी उल्टा हो गया, T1 - T2 पे। ओके, आपका जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है डेल्टा टी पे। ग्रेटर टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर 1 माइनस लेसर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर यानी कि T2 पे। हाँ देखो परसेंटेज देखो, मैं अगर 1 कहूँ वैसे बाकी आपके पास ओके लिसन, यहाँ पे मैं कह रहा था कि आपके पास जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है आपके पास किस पे, डेल्टा टी पे। यानी कि आपका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपके पास एफिशिएंसी होगी कार्नोट इंजन की। ओके, और इसके अलावा आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस इसी चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट मेरी कॉपी में लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि ज्यादातर प्रैक्टिकल केसेस में फॉर कार्नोट इंजन, फॉर सिंपल प्रैक्टिकल इंजन आपके पास ये किया जाता है कि आपके पास जो LTR है ना उसको हम रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एफिशिएंसी। यहाँ पे आपका एसएल नंबर 10.9.2 एंड 3 हो जाते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच।